नमस्ते एंड हाय। वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर 2024 से। आइए एक एक करके सारे रूल्स को देखते हैं हम डिटेल में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये जो रूल्स बनाए हैं वो बनाए हैं सारे इरेगुलर नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट के लिए। इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इरेगुलर एनएसएस अकाउंट, दूसरे नंबर पे है पीपीएफ अकाउंट फॉर माइनर, तीसरे नंबर पे है मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट, चौथे नंबर पे है एनआरआई पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन, पाँचवें नंबर पे है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट और छठे नंबर पे है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन बाय ग्रैंड पेरेंट्स। अब हम इस वीडियो में इरेगुलर एनएसएस अकाउंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सेकेंड पॉइंट से 6 पॉइंट तक का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट फॉर माइनर्स की। पीपीएफ अकाउंट फॉर माइनर आप खोलते हैं अपने गार्जियनशिप में। माइनर का मतलब हुआ अगर आपकी बच्चे की एज 18 ईयर्स से कम है तो ही वो माइनर कहलाएगा और उसका अकाउंट वो खुद ऑपरेट नहीं कर सकता, वो आपकी गार्जियनशिप में ऑपरेट होगा, मतलब आप ही उसे ऑपरेट करेंगे। तो इसमें देखिए 2 रूल्स थे। सबसे पहला कि वो अकाउंट आप जॉइंटली नहीं खोल सकते, मतलब आपने अगर माइनर अकाउंट खोला है तो उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो सिंगल ही होगा, उसको आप जॉइंट मोड ऑफ ऑपरेशन में नहीं खोल सकते। दूसरा ये है कि एक माइनर का एक ही अकाउंट हो सकता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने एक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में खोल लिया, एक अकाउंट आपने एचडीएफसी में खोल लिया और तीसरा अकाउंट आपने पोस्ट ऑफिस में खोल लिया। तो ये गलत है। आपको अपना एक ही कंफर्टेबल बैंक चूज करना है, या हो सकता है आप पोस्ट ऑफिस में कंफर्टेबल हो तो आपको पोस्ट ऑफिस चूज करना है और आपको एक ही जगह पे अपने माइनर का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है। जो ये रूल था कि जॉइंट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते और मल्टीपल अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। अब आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की मैंडेटरी गाइडलाइंस आ रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब जब वो सारे पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो गए तो गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पा रही है और जितने भी इरेगुलर पीपीएफ अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोले गए वो सारे इजीली ट्रैक हो रहे हैं। और ट्रैक होने के बाद ये दिख रहा है कि लोगों ने खूब जॉइंट अकाउंट्स खोले हुए हैं, खूब मल्टीपल अकाउंट्स खोले हैं, एक एक पैन कार्ड पे 3-3 4-4 अकाउंट्स खोले गए हैं, तो वो रूल्स के अगेंस्ट है। अब देखिए अगर जॉइंट अकाउंट है और मल्टीपल अकाउंट है तो दोनों के केस में क्या होने वाला है। उस केस में आपका जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका बच्चा जब तक माइनर रहेगा, मतलब जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसको रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो उसका जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो मिलेगा। मतलब ये सोच के आपने इन्वेस्ट किया होगा कि आगे चल के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा यूज़ होगा, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट का ही मिलने वाला है, कुछ भी बढ़ के अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो गया इसका रूल। माइनर के पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी डेट होगी वो भी कैलकुलेट तब से होगी जब वो माइनर से अडल्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने अकाउंट खोला है 2015 में, तब उसकी एज थी 10 साल। आपने सोचा होगा कि ये अभी 10 साल का है, 15 साल तक इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आगे उसकी एजुकेशन में उसके काम आएगा। अब अगर आपने मान लीजिए ये दोनों रूल्स ऊपर फॉलो नहीं किए, मतलब हो सकता है आपने मल्टीपल अकाउंट खोला, उसका हो सकता है आपने उसको जॉइंट अकाउंट खोला हो, तो उस केस में 1 अक्टूबर के बाद ये होगा कि जो अकाउंट की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होगी वो 2015 से नहीं कैलकुलेट होगी, वो होगी तब से जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा। इस ईयर में ये अकाउंट ओपनिंग डेट मानी जाएगी और इससे आप एक्स्ट्रा 15 साल मान लीजिए, फिर वो आपकी मैच्योरिटी डेट होगी। समझ गए? आपका देखिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है इस केस में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट के लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले तो यू कैन नॉट हैव मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट। अगर आपका पहले आपने बहुत सारे पीपीएफ अकाउंट्स खुलवाए हैं ये सोच के कि आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अब देखिए जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग आपका बहुत भारी लॉस होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले तो अगर आपका 2 अकाउंट या 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो आपको सबसे पहले एक 1 अक्टूबर 2024 को जब पीपीएफ अकाउंट को रेगुलराइज किया जाएगा तो आपको एक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बताना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट को आप सेकेंडरी अकाउंट आपको चूज़ करना पड़ेगा। मतलब 2 अकाउंट में से आपको चूज़ करना है कि आप किसको प्राइमरी अकाउंट बनाना चाहते हैं और किसको सेकेंडरी अकाउंट चूज़ करना चाहते हैं। ये जो अकाउंट्स आप चूज़ कर लेंगे उसके बाद प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी अकाउंट को मर्ज किया जाएगा। मर्ज करने के बाद एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 1.5 लाख तक की जो लिमिट है, 1.5 लाख तक का अमाउंट है, वो तो एक्सेप्टेबल है। उस पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो भी
पीपीएफ का चल रहा है वो आपको मिलता रहेगा। और 1.5 लाख के ऊपर जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका 2 अकाउंट से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट था अब तक, मतलब प्राइमरी अकाउंट जो आपने एक चूज़ किया और एक आपने सेकेंडरी अकाउंट चूज़ किया है, उन दोनों अकाउंट के अलावा कोई और अगर आपका अकाउंट था पीपीएफ का, तो डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मान लीजिए कभी आपका 8% था, कभी आपका 7% था, कभी आपका 6.5% था, तो जो इस तरह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा पीपीएफ अकाउंट में वो सब कैंसिल हो जाएगा। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग से मिलेगा वो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0%। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अच्छा खासा पैसा उसमें इतने साल से रखा हुआ है, तो जो आपको रिटर्न मिला है कुछ, ऑब्वियसली हम पीपीएफ अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक गोल सेट करके करते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या ऐसी चीज़ों को लेके ही हम पीपीएफ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं। एक कैलकुलेटर में आप देखिए कि अगर आपने 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए का अमाउंट डिपॉजिट किया है तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी का जो है वो 7.1% है। टोटल अगर आपने 15 साल तक 1.5 लाख रुपए दिए हैं तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 22,50,000। उस पर 7.1% का जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पर जो टोटल इंटरेस्ट आता है वो है 18,18,209 रुपीज़। तो टोटल जो मेच्योरिटी वैल्यू बनती है वो है 40,68,209 रुपीज़। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किए थे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 7.1% दिख रहा है और जो ये टोटल इंटरेस्ट अमाउंट दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा सीधे 0%। और जो टोटल इंटरेस्ट होगा, ऑफकोर्स अगर 0% है तो ये अमाउंट आपको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। तो जो रूल्स अगर आपने ब्रेक किए होंगे, अभी मैं आपको आगे रूल्स बताऊंगी, अगर वो रूल्स आपने ब्रेक किए होंगे तो जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको दिख रहा है 22,50,000, आपको सिर्फ यही मिलेगा। मतलब आपका जो आपने कुछ अपना गोल सेट करके जो इन्वेस्टमेंट किया होगा कि आपको 15 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा तो इससे आप ये करेंगे, उससे आप वो करेंगे, तो अब ये समझ लीजिए कि उस केस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मिलेगा 1 अक्टूबर के बाद वो होगा 0%। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिखाया था वो यही था कि अगर आपने रूल्स वायलेट किए होंगे तो आपको अभी तक आपने बहुत इंटरेस्ट आपको मिला होगा, बट जो फ्यूचर में अब इंटरेस्ट मिलने वाला होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0%। अब आइए देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट बाय एनआरआई। एक्सटेंशन से पहले मैं बात करती हूँ एक नॉर्मल एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट को ऑपरेट करने के क्या रूल्स हैं। अगर आप एक एनआरआई हैं तो सबसे पहले आप पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ऐसा हो सकता है कि आपने जब पीपीएफ अकाउंट खुलवाया तब आप रेजिडेंट इंडियन हो, तो उस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाया है 2010 में, उस टाइम पे आप इंडिया में रह रहे थे, आपका स्टेटस एनआरआई नहीं हुआ था, ठीक है। अब 2015 में आप कहीं और दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, आप का कुछ टाइम बाद जो स्टेटस हो गया वो एनआरआई हो गया। तो इस केस में देखिए, आप 2010 से इसको 15 ईयर्स तक जो मैक्सिमम टेन्योर होता है पीपीएफ का, आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप 2015 के बाद कोई नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, मतलब न्यू पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की परमिशन नहीं है। और सिमिलरली एक्सटेंशन के केस में भी यही रूल है कि आपने पीपीएफ अकाउंट पहले खुलवाया था तो एनआरआई बनने के बाद आप उसे 15 साल तक कंटिन्यू ज़रूर करिए, लेकिन उसे जो फर्दर आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं वो आप नहीं करा सकते, वो अगेंस्ट द रूल है। अब देखिए, जो पीपीएफ के एक्सटेंशन के वक्त हम एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म H, उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि आपका स्टेटस क्या है, आप इंडियन है या फिर आप एनआरआई हैं। तो उसमें जो रूल आया था इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर फॉर्म H में आपसे आपका स्टेटस नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्टेटस छुपा के, मतलब आप इंडियन है या आप एनआरआई हैं, ये छुपा के आप अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करेंगे। दैट इज़ अगेंस्ट द रूल। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड किया है तो उस केस में आपको 30 सितंबर 2024 तक जो नॉर्मल सेविंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और उसके बाद मतलब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0%। तो यहाँ पे भी एनआरआईज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है।
अब आइए देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के रूल्स। सबसे पहला है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन बाय ग्रैंड पेरेंट्स। अब तक ऐसा देखा गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी जाकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा देते थे, बट जो पेरेंट्स होते हैं या जो लीगल गार्जियन होते हैं सिर्फ उनके पास राइट्स होते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन कराने का। 1 अक्टूबर के बाद ऐसा देखा जाएगा जब रेगुलराइज होंगे सारे अकाउंट्स, तो अगर ऐसा हुआ कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने खोला है, उनके गार्जियनशिप में चल रहा है, तो उस केस में जो गार्जियनशिप होगी वो सीधे जो नेचुरल गार्जियन है या फिर जो लीगल गार्जियन है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसी में आगे एक और रूल बनाया गया है कि मोर देन 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन इन अ फैमिली। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जब लॉन्च किया गया था तो उसमें ये रूल बनाया गया था कि एक फैमिली में आप मैक्सिमम 2 अकाउंट्स खोल सकते हैं। मतलब अगर आपकी 2 डॉटर्स हैं तो आप उनके लिए एक एक अकाउंट खोल सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो भी आप सिर्फ 2 का ही अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 4 डॉटर्स हैं तो आप चारों के लिए एक एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ 2 डॉटर्स का और 1 डॉटर का सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। मल्टीपल अकाउंट्स भी आप नहीं खोल सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 2 अकाउंट ही खोलना था। अब देखिए ऐसा हो गया है जब 1 अक्टूबर के बाद आपने सबने मैक्सिमम लोगों ने पैन कार्ड आधार कार्ड अपना लिंक कर लिया है। 1 अक्टूबर के बाद जब चीज़ें रेगुलराइज होनी शुरू होंगी, अभी तो ये पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि के लिए आया है रूल, कुछ टाइम बाद और चीज़ों के लिए भी रूल्स आए होंगे। तो अगर आपने सारी चीज़ें रूल के अकॉर्डिंग की है तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। बट इन केस आपको नहीं पता था और आपको पता था तो भी आपने कुछ गलतियाँ की हैं, रूल्स नहीं फॉलो किए, उस केस में देखिए आपका कितना बड़ा लॉस है। जिस कैटेगरी में आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उस कैटेगरी में आप सोचिए कि आपने इतने लंबे समय तक पैसा रखा, 10 साल से आपने इन्वेस्ट किया है, 8 साल से आपने इन्वेस्ट किया है, और वो आपने सोचा कि भाई ये पैसा हम लगा देते हैं, ये हम अपने बच्चे की पढ़ाई में, अपने बच्चे की शादी में या अपने फ्यूचर के रिटायरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन ये इतने साल तक जो पैसा है आपका 15 साल वाला जो टेन्योर है उसमें आपको 7.5%, 8% की बजाय 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपका पैसा तो टोटली डेड हो चुका है। 0% मतलब कि सोच लीजिए 0.1% भी आपका इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इससे अच्छा था कि आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रखते, एटलीस्ट आपको 4%, 3% तो मिलता, एफडी में आपको 7%, 6% तो मिलता। तो देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे आपके हैं तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही रूल्स आएंगे और उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे आपका लॉस होगा। जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी आप वो भरेंगे। सो ये था आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।